नाज़रीन, असद उमर साहब के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स मेरे हुए हैं, जो छोटी सी मुख्तसर बात हुई है, उससे भी कम से कम अंदाज़ा होता है कि कैसे इस फोरम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। आज मैंने गालिबन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी शेख रशीद अहमद साहब को, रेलवे मिनिस्टर को, मैंने इतना सीरियस और इतना सॉम्बर मूड में नहीं देखा जिस तरह से इस मीटिंग के अंदर वो ये प्लीड कर रहे थे कि अगर कुछ दिनों के अंदर रेलवेज़ को ना चलाया गया तो रेलवेज़ बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगी। रेलवेज़ के पास अपने मुलाजमीन को और अपने पेंशनर्स को पैसे, तनख्वाह देने के लिए और पेंशन देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में मैंने शेख रशीद साहब से भी एक छोटी सी मुख्तसर डिस्कशन की, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। शेख साहब, पहली दफ़ा मैंने आपको इतना सीरियस भी और इतना यानी परेशान देखा मैंने आपको आज इस मीटिंग के दरमियान, जब आपने अपना केस प्रेजेंट किया रेलवेज़ का, जिसमें कि आपने कहा कि किस किस्म के चैलेंजेस पैदा हो गए हैं रेलवेज़ के लिए। तनख्वाहें नहीं हैं, 3 लाख लोग हैं, फिर सिक्योरिटी और एसेट मैनेजमेंट के इशूज़ हैं। तो क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे आप? चलाएंगे जी, ट्रेन चलने के अलावा कोई चाराकार नहीं है। वरना ये अगर ट्रेन अब ईद पे ना चली तो ये बहुत अरसे के लिए ट्रेन बंद हो जाएगी अगर ईद से पहले न चली। फिर ये 2-3 महीने, क्योंकि ये सीज़न है। आपने कहा कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। जुलाई के हमारे पास पैसे नहीं हैं, सच बोलना चाहिए। जून की तनख्वाह हम दे लेंगे क्योंकि अर्निंग ही नहीं है। और कितने आपके एम्प्लॉइज़ हैं जो डिपेंडेंट हैं? 70,000 हमारे एम्प्लॉय हैं और 2 लाख पेंशन वाले हैं और 3 लाख एक ही जगह पे रहते हैं और उन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं। तो उन सबको जो रनिंग इनकम होती है उससे आपने फीड करना होता है। फीड करना होता है ना। फ्रेट चल रही है, फ्रेट की भी 4 ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, और पैसेंजर तो कोई चल ही नहीं। लेकिन फ्रेट क्यों नहीं चल रही? फ्रेट पोर्ट्स नहीं चल रहे, दुनिया बंद है, दुनिया से कंटेनर कोई नहीं आ रहा, इंपोर्ट कोई नहीं हो रही, एक्सपोर्ट कोई नहीं हो रही, सवाए कोयला आ रहा है। कोयले से तो सिर्फ पूरा नहीं होता सारा खर्चा। अच्छा, फिर आपने देखा कि कुछ मूड भी ऐसा है प्रोविंसेस का, वो कहते हैं ना चलाएं डिस्ट्रिक्ट, वो तबाह कर देंगे ट्रेन को। अगर ट्रेन ईद से पहले ना चली तो फिर 2-3 महीने की इन्हें मज़ीद तनख्वाहें देनी पड़ेंगी क्योंकि ईद हमारा सीज़न है। अच्छा, फिर ML1 जिस पे आप बहुत शिद्दत से काम, ML1 तो रेलवे की ज़िंदगी और मौत है, वो तो रेलवे की बैकबोन है। अगर रेलवे ना बनी, ML1 ना बनी तो रेलवे में होने वाले हादसात को 1861 की हमारी पटड़ी है, 1861 की पटड़ी अभी तक चला रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और चीन भी तैयार है और प्राइस भी बेस्ट है और SRB पे भी, RMB पे भी काम करने को लेकिन उस काम का हुआ क्या? आपने तो हमें बस फाइनल है, PC1 गया हुआ है, अब सिर्फ हाईएस्ट लेवल पर चाइना के साथ बात कर रहे हैं। तो इस पूरे पैंडेमिक से वो इफेक्ट तो नहीं होगी? नहीं होगा। थोड़ा सा बिजली के IPP का मसला बीच में आ गया, वरना हमारा रेल का चाइना के साथ मामला तय है सारे। अच्छा, तनख्वाहों का भी मसला है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी अगर लोगों को। जी, लॉ एंड ऑर्डर की तो वैसी बन जाएगी अगर आप नहीं खोलेंगे। ये शटर डाउन सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास है। लोगों ने दुकानें जो है 2200 आदमी छुड़वाए हैं प्राइम मिनिस्टर से। अब आप बताएं, 144 के तहत एक दिन 1200 छुटे हैं। जब 1200 आदमी छुटे हैं तो 1200 आदमी उनके 5000 रुपये के मचलके लेके कचहरी में गए हैं। तो वहाँ नहीं होता डिस्टेंस का मसला क्रिएट होता है। देखिए ना, अब 1200 बंदों का 5000 रुपये के मचलके लेके 3000 बंदे गए हैं रजिस्ट्रार के पास, तो वहाँ भी होता है। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता लॉन्ग वे। ये अब लॉकडाउन नहीं चल सकता। ये चीफ मिनिस्टर्स सिंध को भी सोचना चाहिए और दूसरों को भी। लोग तंग हैं, लोग खुद निकल आएंगे बिल आखिर और बहुत बुरे तरीके से निकलेंगे। ये भी खतरा है इसके अंदर, बहुत सीरियस खतरा है। जो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि दुकानें रात तक खुली जाएं कि ज़्यादा दफ़ा खुली जाए, उससे बेहतर है मेरा ख्याल है अगर 5 बजे तक। देखें, बाज़ दुकानें ऐसे हैं जिनका 6 बजे तक खुलना ज़रूरी है। किसी ने कचौरी लेनी है, रमज़ान है, पुड़ियाँ लेनी है, पकौड़े लेने हैं, समोसे लेने हैं। इनकी तादाद कोई थोड़ी नहीं है शहर में रमज़ान के महीने में। ये टेम्परेरी तौर पर भी बन जाते हैं। मेरी दुकान की ज़्यादा आमदन नहीं है, मैं कचौरी वाले को किराए पे दे देता हूँ क्योंकि कचौरी का रश है। तो एट ए साइड आपको 6-6, 10-10 दुकानें नज़र आएंगी। सो अगर जिस किस्म का फूड हो उस किस्म की टाइमिंग करनी चाहिए। ये जो सेंटर है, ये जो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रहा है। ये एक ऐसी एंटिटी है, ये एक ऐसा ढांचा है जहाँ तमाम पाकिस्तान से, तमाम सूबों से इंफॉर्मेशन फ़्लो हो रही है, डाटा आ रहा है, एदाद व शुमार आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, जिसके नतीजे में एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पे शेप हो रही है। और ये वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है जिसकी ये तमाम स्क्रीन्स, मेरे पीछे 9 स्क्रीन्स हैं,
ये आगे पीछे तकरीबन और 18 स्क्रीन्स हैं। ये तमाम एक वो प्रोसेस है जहाँ पूरे पाकिस्तान से डेली घंटा घंटा इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो इन कर रही है। यहाँ रोज़ हर प्रोविंस के चीफ सेक्रेटरीज़ असद उमर साहब को, जो इस सेंटर को हेड करते हैं, जो इस पूरी टीम को हेड करते हैं, उन्हें ब्रीफ़ करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरीज ब्रीफ़ करते हैं और फिर उस ब्रीफिंग के नतीजे में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। आज मैंने कई घंटे यहाँ सुबह से गुजारे हैं, मैंने यहाँ मीटिंग्स देखी हैं, मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, बहुत सी वो डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड है, उसे टेलीविज़न की स्क्रीन पे दिखाया नहीं जा सकता, बिकॉज एक बुनियादी मकसद जो है इस कमांड ऑपरेशन सेंटर का, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर का, वो ये है कि यहाँ की तमाम प्रोसीडिंग्स को एक पॉलिटिकल रखा जाए। और यही वजह है कि पॉलिटिशियंस जब टेलीविज़न के ऊपर आते हैं तब वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रैशनल होती है, वो एविडेंस बेस के ऊपर होती है। आज जो डिस्कशंस हुई उनकी अहमियत ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने असूली तौर पे ये फैसला किया है कि जो लॉकडाउन्स हैं उन्हें ईज़ आउट किया जाए, उनमें नरमी पैदा की जाए, और तमाम सूबों ने उसमें अपनी सजेशंस दी। फेडरल गवर्नमेंट ने जो सजेशन सूबों के सामने रखी उस पर सूबों का फीडबैक था और हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होता है। सिंध के चीफ मिनिस्टर और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सी चीज़ों से उन्होंने एग्री किया कि हाँ स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन होना चाहिए। वहाँ बहुत सी जो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, जो सजेशन थी, उनसे सिंध ने और बलूचिस्तान ने एग्री नहीं किया। और सिंध के चीफ मिनिस्टर से चूँकि हम चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते, बहुत सी हमने आज जो प्रोसीडिंग हुई उसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन हम वो प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो बड़े सेंसिटिव हैं मीडिया के क्रिटिसिज्म के हवाले से, जो वो भी हम आपको सवाल नहीं दिखाते। असद उमर साहब से अलबत्ता जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गिवन दी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस जो सिंध की तरफ से हैं और जो बलूचिस्तान की तरफ से हैं बहुत से इश्यूज़ में, तो आपका जो ईज़ आउट प्लान है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है? बिकॉज बलूचिस्तान की भी रिजर्वेशंस हैं बहुत से इश्यूज़ में और सिंध की भी रिजर्वेशंस आपके सामने आई हैं, वो उसमें एविडेंसेस भी दे रहे हैं, तो आपका फिर इस पर रिस्पॉन्स क्या बनेगा? देखिए, जो पहले भी हमने किया था, रिजर्वेशंस तो पंजाब ने भी एक्सप्रेस की हैं और केपी ने भी की हैं। फोरम ही ये है कि यहाँ पे आइडिया है इसके लोग अपना ओपिनियन जो है फ्रीली एक्सप्रेस करें, डिबेट हो, दूसरे से सुन के इंसान को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलता है और उसके बाद फैसले किए जाएँ। मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था, मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ फैसलों को। वो जहाँ पे नागुज़ीर है कि हमारी कॉमन स्ट्रैटेजी, जाहिर है एयर ट्रैवल में ये नहीं हो सकता कि हर सूबा अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हो। एक मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी होने की ना ज़रूरत है, ना मेरे ख्याल में वो डिज़ायरेबल है। मसलन दुकान कितने बजे खुलेगी, मुकामी हालात के मुताबिक उनको फैसले करने चाहिए। सो आज जो डिस्कशन हुई है, जो जितनी भी चीज़ें जो टेबल पे रखी गई थी, और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आज जो टेबल पे रखी गई थी, वो जो इस कमरे में लोग बैठे हैं उनमें भी डिवाइडेड ओपिनियन है। तो वो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन चल रहा है। सो उम्मीद ये है कि एंड में जब हम डिसीजंस करेंगे तो जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है एक सूबे की चीज़ दूसरे सूबे की चीज़, उसके ऊपर यूनानिमस ही राय होगी। पहले भी ऐसे हुआ था और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए सूबों के पास कि वो अपने मुकामी हालात के मुताबिक फैसले कर सकें। अच्छा, अब असद साहब एक चीज़ है, बहुत इसमें रैशनल डिस्कशन थी, जो टीवी पे डिस्कशन होती है पॉलिटिशियंस की उतनी रैशनल नहीं होती, यहाँ बहुत रैशनल डिसीजन हो रही है, एविडेंस बेस। लेकिन एक चीज़ से सब लोग घबराते हैं, वो है रिलीजियस इशू। सीएम ने भी कहा, बलूचिस्तान ने भी कहा कि जी कांग्रीगेशन को भी रिलीजियस कांग्रीगेशन ना कहें। जब मसाजिद खुली हैं और 4 लाख मसाजिद हैं इस मुल्क में, तो ये तो इतना बड़ा गेपिंग होल है इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर, जिसके बारे में बात ही कोई नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल नहीं है। कुछ वजह से, किसी वजह से पाकिस्तान में लोग जो है ना, वो जहाँ मज़हब का नाम आता है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। देखें, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक कम से कम कुछ लचक मुहैया कर रहे हैं। वो उसमें दुकान जाना भी शामिल है, उसमें अपनी रोज़ी कमाना भी शामिल है, और उसमें अपने दीन के मुताबिक, अपनी ईमान के मुताबिक अपनी इबादत करना भी शामिल है। हमारे ख्याल में वैसे भी हमारे मज़हब में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दीन के अंदर जो है वो जबर नहीं है। हमारे ख्याल में भी अच्छी कौमी स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोगों को पैगाम दें, उनको तरगीब दें, लेकिन डंडे की बुनियाद के ऊपर काम ना करें। और ये उमूमी तौर पे ये तमाम एरियाज़ के अंदर है, और यहाँ पर भी ये कुछ मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं।
کل ہم نے بائی دی سارے چیف سیکرٹری سے کمپلائنس رپورٹ بھی لی تھی کہ تراویح کے جو پروٹوکول ڈیسائیڈ ہوئے تھے کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے. تو تقریباً تمام چیف سیکرٹریز نے کہا تھا کوئی 70% کے قریب کمپلائنس ہے. بازاروں میں بھی اتنی ہیں آپ کو کمپلائنس نظر آئے گی. تو یہ میرے خیال میں ایشو کو ایسا نہیں ہے جو کمپلیٹلی مختلف ہے باقی چیزوں سے.